गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी 7th क्लास की बुक है व्याकरण रीतिका, मतलब हिंदी सेकंड की बुक है ये आपकी। तो आपने अभी तक तो हिंदी फर्स्ट पढ़ी है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया। तो आपका ये हिंदी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। ये आपके 3 टॉपिक होंगे इस लेसन में। तो आइए देखते पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है भाषा। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें रहते हुए हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिस हम समाज में रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं, उसमें रहते हुए हमें अपने विचारों को आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें किसी से कुछ कहना है, किसी की बातों को सुनना है या किसी को कुछ बताना है। तो इन सब चीज़ में हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस साधन का उपयोग करते हैं वो हमारी भाषा कहते हैं। भाषा और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। हम पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अपने मन के भाव को और विचारों को हम किसी के सामने प्रकट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। हमारे जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा के बिना एक दिन भी हमारा काम नहीं चल सकता है। जो हमारा जीवन है उसमें भाषा का बहुत महत्व है। जैसे कि अगर हम एक दिन किसी से बात नहीं करते हैं या हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। जब तक हम किसी से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा। इसलिए हमारे जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है और बिना भाषा किसी से हम बिना एक दूसरे से बोले हम लोग रह नहीं सकते, ना ही हमारा काम चल सकता है। भाषा के भेद। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा के भेद है। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा हमारी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सबसे हमारी आती है सबसे पहले मौखिक भाषा। मौखिक शब्द मुख से एक प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम किसी से बोलकर, किसी से बताकर प्रकट करते हैं, किसी के सामने अपने मन को, भाव को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत करना, भाषण देना और मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ऐसे किसी से बात करना या हम कहीं पे स्पीच देते हैं, किसी सभा में खड़े होकर भाषण देते हैं, तो इसे हम अपनी मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा बहुत सहज और सरल होती है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। इसके लिए ना तो किसी पढ़े लिखे की ज़रूरत होती है, ना धन खर्च करने की। लेकिन ये भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा की सामग्री को सुरक्षित करना अत्यंत कठिन है। तो हमारे इसमें ना ही कोई पैसों की ज़रूरत होती है, ना ही हम इसमें ज़रूरी है कि हम पढ़े लिखे होंगे तभी हम क्योंकि आजकल के जो पहले के लोग ना पढ़े लिखे थे, जिनको पढ़ना है लेकिन बोलना वो भी जानते थे, एक दूसरे से बात करना वो भी जानते थे। दूसरा टॉपिक है हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित शब्द लिख में इत प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ है लिखी हुई। तो ये हमारे प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो लिख में इत प्रत्यय जोड़ा गया है, जिसका अर्थ बन गया हमारा लिखी हुई। जब व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है, जब हम अपने मन की बात किसी को लिख कर देते हैं, जैसे लेटर द्वारा, पत्र द्वारा देते हैं, हम लोग किसी को अपनी बात बताते हैं, तो वह रूप हमारा लिखित भाषा कहा जाता है। पुस्तक, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण। जैसे हमारी पुस्तक होती है उसमें भी लिखा होता है, अखबार में भी लिखा हुआ होता है, पत्र में भी हम लिखा होता है, तो हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। तो ये हमारी लिखित भाषा होती है, जिससे लिखकर हमें कोई चीज़ प्रकट की जाती है। लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। अब हमें जब लिख के हमें किसी को चीज़ बतानी है तो उसमें हमारा पढ़ा लिखा होना भी बहुत आवश्यक है। अनपढ़ व्यक्ति लिखित भाषा का लाभ नहीं उठा सकता है। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं वो लिख के नहीं दिखा सकते। लिखित भाषा की रचना को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम किसी को लिख रहे हैं तो हम उसको काफ़ी दिन तक संभाल के रख सकते हैं। इसलिए इसे भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। हमारी सभी महान रचनाएँ इसी कारण सुरक्षित रह सकें क्योंकि वह लिखित भाषा है। हमारी जो पहले की रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं, इसीलिए आज सुरक्षित हैं। अन्य भाषाएं क्या हैं? मातृभाषा होती है। हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा हमारी मातृभाषा होती है। जिस फैमिली में हम लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे घर में बोली जाती है भाषा, वो हमारी मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा, जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो उस राष्ट्र के अधिकतर लोग उसे बोलने और समझने लगते हैं। जैसे किसी देश की जो भाषा होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है किसी राष्ट्र में, तो उस भाषा को सभी लोग समझने लग जाते हैं। उसका पूरा राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, पूरे राष्ट्र में उस भाषा को प्रसार हो जाता है, मतलब जिसे कहते हैं प्रचार होना। फिर जिसे एक हिसाब से हम ऐड करना, यही भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। यह भाषा उस राष्ट्र की
पहचान बन जाती है, जैसे हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और यही हमारे देश की पहचान है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जहाँ के लोग होते हैं वहाँ की भाषा उन लोगों को, जैसे नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है, तो वहाँ की राष्ट्रभाषा है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब आती है राजभाषा। संसार के सभी देशों में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अब संसार है हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। भारत जैसे बड़े देश में तो अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में देश का कामकाज उन सभी भाषाओं से नहीं चलाया जा सकता, तब उनमें से एक ऐसी भाषा को चुनना पड़ता है जिससे उस देश को अधिकतर लोग बोलते और समझते। तो अब सारी भाषाएं तो एक देश के लोग नहीं सीख सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम ही लोगों को कहा जाए कि हम हिंदी भी सीख लें, इंग्लिश भी सीख लें, उर्दू भी सीख लें और जो भाषाएं हैं, जो बहुत सारी भाषाएं अगर सीखें तो हम ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हर राज्य की, हर देश की एक अलग अलग भाषा होती है जिससे वहाँ के सभी लोग उसको समझने लग जाते हैं। सरकारी कामों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कैसे है। सरकारी काम होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। हमारे जॉब वगैरह में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद अन्य भारतीय भाषाएं, और भी भाषाएं हैं हमारे उसमें, तो वो पढ़ते हैं। भारत जैसे विस्तृत देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा देश है बहुत बड़ा है, तो इसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषा के कई कई स्थानीय रूप देखने को मिलते हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। जो हमारे देश का संविधान है उसमें हमें सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। अब जो वो 22 भाषाएं वो बताई हैं जिनको मान्यता प्राप्त हैं। असमिया हो गई, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी, इन सभी भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है। इन भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। इन भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी हमारी एक प्रमुख भाषा। केंद्रीय सरकार का अधिकांश कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। जो केंद्रीय सरकार का काम होता है वो हमारा अंग्रेजी में होता है। अनाधिकृत रूप में अंग्रेजी भाषा ही हमारे देश की राजभाषा बनी हुई है। अब हमारी आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। कई बार कोई भाषा किसी देश की सीमा को तोड़कर अन्य देशों में भी प्रचलन में आ जाती है। दूसरे देशों के लोग उस भाषा को प्रयोग करने लगते हैं। जैसे कि हम दूसरे देश की भाषा भी बोलने लग जाते हैं, बहुत लोग सीख लेते हैं, उसका रूप अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। जब उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी जो भाषा है वो हर जगह बोली जाती है। अधिकतर हर जगह के लोग अंग्रेजी भाषा बोलना सीख चुके हैं आज की डेट में, तो इसे अंग्रेजी को हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया। संसार में सभी बड़े देशों में ये भाषा बोली और समझी जाती है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि संसार के अधिक जगह पे ये भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। अब आ जाता है हमारा बोली। अपने प्रारंभिक रूप में भाषा अल्प विकसित होती है। जो भाषा सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है वह बोली कहती जाती है। जो हम आप बोलते हैं जो कम ज़्यादा अपने क्षेत्र से ही सीमित रहती है वो बोली कहलाती है। अपने क्षेत्र से बाहर का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं होता है। जैसे हम अपने क्षेत्र में बोलते हैं, ज़्यादातर बाहर इस लैंग्वेज को नहीं यूज़ करते क्योंकि सभी उस लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, लेकिन अपने समाज में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन जो हमारा समाज होता है, जिस जगह हम लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पर इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बाहर सब नहीं समझते हमारे जो क्षेत्र की भाषा होती है। हिंदी भाषा में कई बोले, जैसे अवधी हो गई, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। ये भाषाएं हम अपने ही क्षेत्र में बोलते हैं, अपने ही समाज में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सब लोग नहीं समझ पाते हैं इस बार। इनमें खड़ी बोली पूर्ण विकसित होकर एक समर्थ भाषा के रूप ले चुकी है। यह बोली विकसित होकर भारत की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा बन गई। तो जो खड़ी बोली है वो राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा। अब आ जाते हैं हम लोग लिपि पे। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। मौखिक भाषा की इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे हम कोई भाषा बोलते हैं फिर उसको लिखते हैं, तो लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह मिले होते हैं, कैसे लिखना है, इस वाली भाषा को कैसे लिखना है, इस वाली भाषा को कैसे, तो उसे हम लोग लिपि कहते हैं। ध्वनियों के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जो चीज़ हम बोलते हैं उसको जिस तरह से हम लिखते हैं, जैसे हिंदी लिखी, इंग्लिश लिखी, पंजाबी लिखी, उर्दू लिखी, जिस तरह से लिखी जाती है उसको वो हमें लिपि कहते हैं। तो हमें दिखाया गया है। तो हमारी कौन सी किसकी लिपि? तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी ये हमारी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी, जर्मन
फ्रेंच ये हमारी रोमन लिपि है इसकी, उर्दू की फ़ारसी लिपि है, पंजाबी गुरमुखी, तमिल लिपि है। तो ये लिपि दी हुई है। फिर आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक व्याकरण। भाषा का प्रयोग करने में उसमें विकार आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग अपने अपने ढंग से करते हैं। इसलिए भाषा को सुव्यवस्थित और नियमित बनाने के लिए हमें उसके शुद्ध रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः भाषा को शुद्ध रूप में अपनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, इनका ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। जो हमें लिखने के तरीके होते हैं, बोलने का तरीका होता है, अच्छे शुद्ध रूप से लिखने के तरीके को हम लोग व्याकरण कहते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हमें व्याकरण की ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें उसका शुद्ध रूप पता चलता है। वास्तव में व्याकरण का कार्य भाषा और मानक स्वरूप के रूप बनाए रखना है। अब व्याकरण के अंग भी होते हैं, इसके 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में आपका आता है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, बनावट, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वर्ण हमारे जैसे हम कैसे लिखना है, वो शब्द विचार, शब्द वर्णों का सार्थक मेल से बनता है। शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, शब्द भेद, शब्द रचना का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत है। अब शब्द हमारा कई वाक्य मिलके एक शब्द बनता है, तो उसका इन सब में आ जाता है। पद विचार, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाते हैं। जब जैसे वाक्य से शब्द बना, जब शब्द से एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है, तो वो हमारा पद विचार कहलाता है। तब उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन होता है। पद विचार के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि वो उसका कौन सा, जैसे लड़की वो खाना खा रही है तो हमें इसका लिंग पता चल गया, वो खेल रहे हैं तो हमें उसका वचन पता चल गया। तो ये चीज़ें हमें एक वाक्य से सब कुछ पता चल जाता है। फिर आता है वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंदर हमारे चिन्ह, पूर्ण विराम भी लगे होते हैं, तो इससे हमारा वाक्य विचार। तो आपका ये फर्स्ट लेसन था आपका। तो आपने इसमें पढ़ा है आपकी भाषा, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। तो आप इस लेसन को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से समझना। आगे आपके क्वेश्चन आंसर है, तो नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।